नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीडीपी के बहुत ही महत्वपूर्ण और टॉप प्रश्न रखे गए हैं जो कि थोड़ी हार्ड हैं आप लोगों के, क्योंकि आज की क्लास में 2024 के जनवरी और दिसंबर के पेपर इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को पीडीएफ किसी भी प्रकार के चाहिए तो वहां से मिल सकते हैं। आज की क्लास जो है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, जिनका एग्जाम देने के बाद भी बार बार नहीं निकल पा रहा है, और खास करके उनके लिए जिनका एग्जाम पहली बार है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। याद रखिएगा, बचे हुए समय में आप लोगों को जितना रिवीजन कर लेंगे उतना बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो शुरू कर दे आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले बता दें कि सभी प्रश्नों को हम लोग कीवर्ड और टैगवर्ड के आधार पर सॉल्व करेंगे, और जिनको भी प्रश्न सॉल्व करने का तरीका नहीं पता है तो आज की क्लास में हम देखेंगे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न करा है कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ग की आयु में आता है। सबसे पहले जो मूर्त वस्तु होती है ये ठोस होती है। ठोस वस्तु होती है यानी जो भी वस्तु है उसे देखकर सोचना। तो किस वर्ष के बालक जो होते हैं वस्तुओं को देखकर सोचते हैं। तो याद रहेगा 0 से 2 वर्ष जो होता है वो नहीं होगा, 2 से 7 वर्ष ये भी आपका नहीं होगा। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बालक जो होता है वस्तुओं को देखकर सोचना प्रारंभ कर देते हैं, या फिर कह सकते हैं ठोस वस्तुओं पर निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा होगा। चलिए इसकी व्याख्या क्या है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि सभी प्रश्नों को व्याख्या के रूप में यहाँ पे रखा गया है। इसमें बताया गया है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चे जो होते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। यहाँ ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना विकसित कर देते हैं। मतलब कोई वस्तु हो, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है या फिर कोई गाड़ी है, उसे देखकर उस पर विचार करते हैं कि मैं भी चला सकता हूँ, या फिर कह सकते हैं कि ये पेड़ है, इस पे फल, इसकी टहनियां हैं, इस पे किस प्रकार से फल लगते हैं, और गाड़ी है तो गाड़ी किस प्रकार से रोड पे चलती है। यानी ठोस वस्तु यानी कोई भी मूर्त वस्तु है देखकर उस पर विचार करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही था। अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही बेहतर है, वाइगोस्की से है। कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार निकटतम विकास का क्षेत्र यानी जेडबीडी का क्या अर्थ होता है। तो पहला कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां बच्चा बिना सहायता के कार्य कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायता से कार्य करता है। जेडबीडी का मतलब होता है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा, अगर बालक कोई कार्य कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाए, एक अवस्था ऐसी आती है जहां वो कार्य नहीं करेगा, असमर्थ हो जाएगा और उस कार्य को करने में रुक जाएगा, तो किसी बड़े के द्वारा उस कार्य उसे बताना, सहारा देना, तो सहारे के माध्यम से बालक आगे बढ़ जाता है, यानी अपने कार्यों को पूरा कर लेता है। तो यही होता है यानी सहायता देना, किसी दूसरे के द्वारा सहायता देना जेडबीडी के अंतर आएगा। तो राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में ये बताया गया है कि वाइगोस्की के अनुसार जेडबीडी का जो वह अंतर होता है जो बच्चों की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच में होती है, जिसे वह सक्षम व्यक्ति सहायता से प्राप्त करे। यानी सहायता, किसी दूसरे के सहायता से अपने कार्यों को पूरा करना, ये जेडबीडी के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर है, जो कि तीसरा प्रश्न है। ये हमारा कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे निर्णय कैसे लेते हैं। देखिए, पूर्व परंपरागत में आता है कि जब किसी दंड या फिर आज्ञा के पालन करने के लिए कोई ठोस निर्णय लेना होता है, तो ये पूर्व परंपरागत के अंतर्गत आता है। जैसे में आपको सामाजिक अनुमोदन के आधार पर नहीं होगा, दंड से बचने के इनाम पाने के लिए एकदम राइट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नैतिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं होगा, कानून पालन के लिए नहीं होगा। राइट आंसर देखिए, जब भी यहाँ पे पूर्व परंपरागत स्तर और निर्णय लेने की बात आए तो दंड और यहाँ पे इनाम पाने के लालसा जो होती है बालक, इसके अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे जो होते हैं नैतिक निर्णय दंड इनाम के आधार पर लेते हैं, न कि सामाजिक नैतिक के आधार पर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके एक बार चैनल को शेयर कर दीजिएगा। कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्कैम फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है। कह रहा है पहला, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सभी उत्तर प्रदान करना चाहिए। और जो तीसरा करा है शिक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना चाहिए। और चौथा करा है कि छात्र को कठिन कार्यों से दूर रखना चाहिए। कठिन कार्य से दूर रखेंगे तो बालक जो होगा अपनी बातों को नहीं रख पाएगा, इस आधार पर ये गलत है। बचा आपका पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें देखिए स्कैम फोल्डिंग की बात किया है। अगर स्कैम फोल्डिंग की बात किया है तो इसमें सहायता प्रदान कराई जाती है और क्षमता के अनुसार बालक क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है और कहाँ पे उसकी कमियां हैं, उसे दूर करने के लिए उसको सहायता प्रदान किया जाता है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है स्किल फोल्डिंग में एक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षण जो होता है छात्र को कठिन कार्यों में आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करता है और धीरे धीरे सहायता कम करता है ताकि छात्र जो है स्वयं से सीख कर उस कार्य को पूरा कर ले। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि बालकों में आत्म प्रेरणा करा के कैसे विकसित किया जा सकता है। तो पहला कह रहा है पुरस्कार और दंड के माध्यम से, बाहरी स्पर्धा के माध्यम से, तीसरा कह रहा है कि रुचिकर अर्थपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से, चौथा कह रहा है ठोस अनुशासन के आधार पर या फिर माध्यम से। तो राइट आंसर यहाँ पे 5वें का किसके साथ जाएगा। जब भी बालक को आत्म प्रेरणा और यहाँ पे विकसित करनी हो तो इसको गतिविधियों में लगाना चाहिए, ऐसे गतिविधियों में लगाना चाहिए जिसमें बालक रुचि ले, जैसे खेल खेल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, देखिए सभी प्रश्नों को हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्योंकि अगली क्लास आप लोगों की मैराथन चलने वाली है, थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए इस क्लास को थोड़ी छोटी करके आप लोगों को, मतलब छोटी के मतलब है 15 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। 15 में से आप लोगों को 13 प्रश्न सॉल्व करने हैं और 13 प्रश्न अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझिए आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही है। रुचिकर और अर्थपूर्ण गतिविधियों के माध्यम से, ये आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। करा की व्याख्या में जब शिक्षण सामग्री बच्चों को रुचिकर और अनुभव से जुड़ी होती है, अनुभव का मतलब जो पहले वो सीखा है उसको माध्यम बनाकर अगर आप सिखाते हैं तो स्वाभाविक है कि वो अपने आप ही प्रेरित होगा। तो यहाँ पे करा स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होता है, जिसमें आत्म प्रेरणा की भी मिलती है बालकों को। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न हमारा करा समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला करा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग पढ़ाना, और दूसरा करा सभी बच्चों को समान अवसर और वातावरण प्रदान करना, और तीसरा करा केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए केवल शब्द दिया है, नेगेटिव शब्द है, काट दीजिए। चौथा करा है कमजोर छात्रों को पीछे छोड़ना। देखिए कमजोर छात्रों को पीछे नहीं छोड़ना, नेगेटिव वर्ड काट दीजिएगा क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, समान वातावरण प्रदान करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आपका सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चे चाहे किसी भी क्षमता के पृष्ठभूमि से कुछ भी के किसी भी छात्र से आते हों, किसी भी समाज से आते हों, एक साथ समान वातावरण शिक्षा प्रदान करना चाहिए ताकि बालक में ऐसी भावना न हो कि वो अपने आप को कमतर समझे या फिर दूसरे से अलग समझे, ऐसे नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारा 7वां प्रश्न करा है कि बाल विकास की प्रक्रिया में सिर से पांव किसी यहाँ पे दिशा का विकास क्या क्या महत्व है या फिर क्या है। पहला करा है कि प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ पे करा प्रवृत्ति, दूसरा करा कि हाँ यहाँ पे देखिए पहला करा है प्रोक्सिमोन डिजिटल प्रवृत्ति, दूसरा करा है कि सिरबाद प्रवृत्ति, तीसरा करा है कि परिपक्वता सिद्धांत, और चौथा करा है कि अधिगम का सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि सिर से लेके पांव तक। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि अगर प्रश्न जो पूछा है प्रश्न से मिलता जुलता अगर ऑप्शन में आ जाए तो समझिए 100% आपका वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए सिर से पांव तक की बात क्या है, सिरोपाद से बात क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में ये बताया गया है कि सिरोपाद पद्धति जो होता है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है सिर से शुरू होकर नीचे की तरफ आता है। शिशु पहले सिर से नियंत्रित करना सीखता है, फिर अपने हाथों से, फिर इसके बाद पैरों से सीखता है। अगर हम बात करें यहाँ पे 8वें प्रश्न की, अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, शेयर करके एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे 8वां करा शिक्षक की भूमिका रचनावादी दृष्टिकोण में कैसी होती है। पहला करा ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है, दूसरा करा नियंत्रण और अनुशासक होता है, तीसरा करा कि मार्गदर्शक और सहायक होता है, चौथा करा कि निष्क्रिय और यहाँ पे पर्यवेक्षक होता है। हमने आपको हमेशा बताया है कि जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक और सहायक रूप में होता है। राइट आंसर आपका जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं होता, आप ज्ञान कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। नियंत्रण और अनुशासक नहीं होगा क्योंकि वो आपको प्रेरित करने वाला होना चाहिए ताकि आप प्रश्न पूछें क्यों और कैसे। और निष्क्रिय तो होगा नहीं, सक्रिय होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़े यहाँ पे इसकी व्याख्या में बताया गया है रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक छात्र के अधिगम में मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है, जिससे छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न देखिए थोड़ा बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है कि बालकों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना चाहिए। देखिए केवल शब्द दिया है, काट दीजिए, नेगेटिव वर्ड है। दूसरा कह रहा है बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने की अभिव्यक्ति के अवसर, अवसर दे दिया है, सोचने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी दे रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा करेक्ट होगा। करा कठोर नियम बनाना एक निगेटिव वर्ड है, केवल शब्द आपका निगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर बचा आपका दूसरा, दूसरा एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। सॉरी, यहाँ पे व्याख्या इसकी व्याख्या में बताया रचनावादी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रश्न पूछने के लिए विचारों को व्यक्त करने के अवसर दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक वो क्या करें, अपने बातों को रख सकें। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां कह रहा है कि एक छात्र लगातार होमवर्क नहीं करता है और पढ़ाई में रुचि नहीं लेता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए शिक्षण पद्धतियों को बदल देना चाहिए, उसे डांटना चाहिए। डांटेंगे तो और भी काफी नहीं करेगा, स्कूल भी आना छोड़ देगा, गलत है आपका। दूसरा करा उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, कक्षा से बाहर नहीं निकालेंगे, उसकी शिक्षण पद्धतियों को बदलेंगे और उसके कारण पता करेंगे, कारण जानने के लिए प्रयास करेंगे। एकदम सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा एकदम सही होगा, तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा, करेक्ट होगा। चौथा करा अभिभावकों को शिकायत करेंगे, अभिभावकों को शिकायत नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा। उसकी उसकी चेष्टा क्या है, उसकी जिज्ञासा क्या है, उसको जानने के प्रयास करेंगे। यहाँ पे कह रहा है संवेदनशील शिक्षक छात्र की कठिनाइयों को समझने का प्रयास करेगा और उसके व्यवहार के पीछे का कारण जानने का प्रयास करेगा और उचित समाधान निकालने का प्रयास यहाँ पे निकाला जा सकता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 11वें प्रश्न की, तो कह रहा है एक बच्चा जब, क्यों, कैसे, कब जैसे प्रश्न बार बार पूछता है तो मानसिक प्रक्रिया का संकेत करता है किस प्रकार की। कर रचनावादी, नहीं, जिज्ञासा। यहाँ पे देखिए जिज्ञासा की भी बात किया है, इसको हम पॉजिटिव पे रखेंगे। स्मरण शक्ति यानी याद करने की बात कर रहा है। अनुकरण मतलब दोहराने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। राइट आंसर का दूसरा सही होगा, क्योंकि बार बार पूछ रहा है तो जिज्ञासा है उसके अंतर्गत। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट है। कह रहा है कि जिज्ञासा और सीखने के मूल मंत्र होते हैं, ये बच्चों में परिवेशी को समझना चाहते हैं, सक्रिय रूप से अधिगम की दिशा की ओर संकेत करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्किन फोल्डिंग की बात करें, देखिए वही है पुरानी जानकारियों को एकत्रित करना। स्किन फोल्डिंग जो होती है किस शब्द सिद्धांत से जुड़ा है, तो कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास से, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक से, ब्रूनर के यहाँ पे डिस्कवरी लर्निंग से। तो राइट आंसर यहाँ पे 12वें का किसके साथ जाएगा। तो ये देखिए जो स्किन फोल्डिंग है ये वाइगोस्की से संबंधित है, इतना याद रखिएगा, सभी लोगों को पता है, इसमें कोई ज्यादा प्रश्न में कोई ठोस वैल्यू नहीं है। तो ये देखिए वाइगोस्की के सामाजिक संस्कृति से बना हुआ है, वाइगोस्की से, क्योंकि बालक क्या सीखा है पूर्व में उसकी जानकारी एकत्रित करना, उसके आधार पे उसे उपचारात्मक कार्य देना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया इसको, स्कैन फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे सहायता प्रदान हटाना। यानी पहले आप तेजी से उसे बताएंगे, फिर थोड़ा कम करेंगे, फिर थोड़ा कम करेंगे, फिर ऐसा समय आएगा जब आप कुछ भी उसे नहीं देंगे सहायता, वो स्वयं से करने के लायक हो जाएगा। ये जेडीबीटी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का ही हिस्सा होता है। शिक्षक को सहपाठी द्वारा दी गई सहायता धीरे धीरे कम की जाती है ताकि वो अपने से करने का प्रयास करे। यहाँ पे अगर 13वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के अनुकूल नहीं है। नहीं की बात किया है, नेगेटिव पॉजिटिव को आप लोग देख लीजिएगा। करा सभी बच्चों को एक समान अवसर मिलना चाहिए, नहीं, समान अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि नहीं की बात किया है तो मिलना चाहिए, इस आधार पे ये गलत है। कह रहा है केवल सामान्य बच्चों को मुख्य धारा से लाना चाहिए, यही ऑप्शन सही होगा। केवल शब्द दिया है, काट दीजिएगा और यही ऑप्शन सही होगा। विकलांगता वाले बच्चों के लिए समान कक्षा में स्थान देना चाहिए, सभी के साथ स्थान देना चाहिए, सही, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। शिक्षक को बच्चों की गतिविधियों और आवश्यकताओं को समझना चाहिए, ये भी सही है, इस आधार पे ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए बताया गया है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान शिक्षा देना होता है, भेदभाव वर्गीकरण का उल्लंघन नहीं करना है। याद रखिए उल्लंघन करता है। यदि कोई छात्र निरंतर गलतियां कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। 14वां प्रश्न है, दंडित करना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं, अपेक्षा करनी चाहिए, याद रखिएगा, इसे भी काट दीजिएगा आप लोग। पुनः समझाना और प्रेरित करना चाहिए, एकदम राइट आंसर होगा। राइट आंसर तीसरा होगा। करा कक्षा से निकाल देना चाहिए, नेगेटिव वोटे काट दीजिएगा। आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। अगर व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे कहा है कि पुनः परीक्षा करना चाहिए और करा शिक्षक को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। गलतियां सीखने का अवसर देना चाहिए, गलतियों से सीखने का अवसर देना चाहिए। डर और डंड से छात्र जो होता है आत्मविश्वास उसका टूट जाता है।
अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, यानी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाल्यावस्था में खेल यानी प्ले का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ऊर्जा का खपत, सामाजिक कौशल का विकास, मनोरंजन और यहाँ पे समय व्यतीत करने का माध्यम होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग वहां पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम में अलग से चैनल भी बनाया गया है, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से चैनल को और भी आगे बढ़ाया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, लेके जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।